नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में मैं मोदी सरकार के आने के बाद रेलवे में जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं उसकी बात करूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि भाई मैंने मोदी सरकार के आने के बाद इंडियन रेलवेज़ में क्या क्या काम हुए हैं उस चीज़ के बारे में बताया था। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई यहाँ पर अब क्या क्या चैलेंजेस है, या फिर एक तरह से कहा जाए तो क्या क्या बुराइयाँ हैं फिलहाल में। तो ऐसी एक नहीं, फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आज भी रेलवे को बहुत बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ठीक करना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है जो कि मोदी सरकार के आने के बाद यहाँ पर रेलवे में हुई है तो वो है रेलवे स्टाफ को परेशानी। भाई रेलवे स्टाफ लगातार कम होते चले जा रहा है और नई वैकेंसियाँ निकल ही नहीं रही है, जिस कारण से नई भर्तियाँ हो नहीं रही है और भाई धीरे धीरे लोग तो रिटायर होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है सब कुछ। रेलवे स्टाफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि भाई कम लोगों में अगर काम कराएंगे तो उनको आप समझ सकते हैं कि बर्डन ज़्यादा होगा, जिस कारण से उनके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा और ऐसे ही उनका शोषण होते रहेगा, या फिर इंग्लिश में कहें तो एक्सप्लॉयटेशन उनका लगातार बढ़ते ही चले जा रहा है। अब भाई इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप जो रनिंग स्टाफ है हमारा, मतलब कि लोको पायलट हो गए, टीटी हो गए, गार्ड हो गए, तो इनके बारे में समझिए। तो देखिए इनकी जो वैकेंसी है वो पहले के ट्रेन के हिसाब से बनाई गई थी। अब भाई पहले ट्रेन आप जानते हैं कि कम हुआ करती थी और आज ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आजकल मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लाइंस बढ़ाते जा रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रेन नई नई चलाते जा रहे हैं। जो पुराने हमारे आईसीएफ कोच पड़े रहते थे तो उनको यहाँ पर आज स्पेशल ट्रेन की तरह चलाया जा रहा है लगातार। और साथ ही साथ हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, इस तरह की भी कई सारी गाड़ियाँ लॉन्च होते चले जा रही हैं। तो भाई यहाँ पर गाड़ियाँ तो बढ़ते जा रही है लेकिन स्टाफ नहीं बढ़ रहा है। मेन जिसमें सबसे ज़्यादा तो मालगाड़ियाँ बड़ी हैं। तो अब भाई इन्हें चलाएगा कौन? चलाने वाले स्टाफ तो उतने ही हैं, तो जिस कारण से अब उनको ओवरबर्डन हो रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और भाई अगर आप लोको पायलट की ही बात करें तो ये लोग जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए हेक्टिक हो जाता है। भाई ट्रेन चलाना कोई इतना आसान काम तो है नहीं, और लगातार अगर नाइट ड्यूटी मिलते रहे तो फिर आदमी पागल सा हो जाता है बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आज यहाँ काम कराया जा रहा है रेलवे एम्प्लॉयज से, जिस कारण से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और साथ ही साथ उनको छुट्टियाँ कम मिल रही है। ओवरबर्डन तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का जिक्र करूँगा। अब भाई इंडियन रेलवे से एक गवर्नमेंट संस्था है, अब यहाँ पर लेकिन लगातार प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो पहले कुछ एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के हुआ करते थे अब उनको लगातार प्राइवेट किया जा रहा है। जैसे कि हमारा जो जनरेटर स्टाफ रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो अटेंडेंट्स रहते हैं, या फिर जो साफ़ सफाई वाले कर्मचारी वगैरह थे, तो इन सबको यहाँ पर प्राइवेट किया जा रहा है लगातार। और भी इस तरह के कई सारे स्टाफ हैं। अब देखिए पहले जब यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे तो वो लोग थोड़ी मस्ती तो मारते थे, मतलब कि यहाँ पर वो लोग काम आम ढंग से नहीं करते थे, ऐसी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती थी क्योंकि सैलरी तो उनको प्रॉपरली आती थी। अब यहाँ पर चीज़ें प्राइवेट हो रही है तो काम तो होता है लेकिन यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब भाई क्योंकि ये ठेकेदार के अंडर में आते हैं और ठेकेदार आप जानते ही हैं भाई कितने अच्छे रहते हैं, उसके बारे में तो मुझे जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बार इनकी जो पेमेंट है वो इनको देते ही नहीं है, बहुत बार इनकी पेमेंट काट लिया करते हैं। अब भाई ये भी जो लोग काम कर रहे हैं ये सब भी तो आखिर इंसान ही हैं, और उनको अगर बराबर से पैसा ही नहीं मिलेगा और ठेकेदार बीच में अगर मार लिया करेगा तो फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन इन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होने से लगातार मुश्किलें बढ़ते चले जा रही है और ट्रेन तो यहाँ पर प्राइवेट हो ही रही है, जिससे कि यहाँ पर किराया वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। भले ही सर्विस भी बढ़ाते हैं लेकिन पैसा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और धीरे धीरे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई पूरी इंडियन रेलवेज प्राइवेट होते ही चले जाए। अब आगे देखिए, उस चीज़ पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप खुद ही समझिए। इसके बाद तीसरा मैं अगर यहाँ पर आपको चैलेंज बताऊँ तो वो है एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना। मतलब कि अब भाई आप कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे कि रेलवे एक्सीडेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लगातार एक के बाद एक एक्सीडेंट हुए ही चले जा रहे हैं। आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्या हो गया है आजकल इंडियन रेलवेज़ को कि इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि पहले आपने कभी भी इतने फ्रीक्वेंटली, इतने जल्दी यहाँ पर इतने सारे एक्सीडेंट्स नहीं देखे होंगे जितने आजकल हो रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा तो एक्सीडेंट आजकल फिलहाल मानवीय भूल से हो रहे हैं। भाई टेक्नोलॉजी में तो यहाँ पर रेलवे काम कर रही है लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पर स्टाफ लगातार कम होते चले जा रहा है और उनका भी शोषण हो रहा है, जिस कारण से वो लोग भी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं। एक ना एक बार ड्यूटी में भाई उनसे भी गलतियाँ हो ही जा रही हैं। तो यहाँ पर इनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए रेलवे को, लेकिन काम यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार एक्सीडेंट्स जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसमें मानवीय भूल सबसे ज़्यादा हो रही है। इसके बाद मैं आपको फिर से एक पॉइंट बताता हूँ जिसमें कि भाई रेलवे स्टाफ की परेशानी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ मैं। अब देखिए हमारे जो लोको पायलट्स रहते हैं तो भाई उनके लिए यहाँ पर बेसिक टॉयलेट की तक की फैसिलिटी नहीं है इंजन में। अब देखिए यहाँ पर रेलवे के रूल्स के हिसाब से जब भी टॉयलेट करना रहे तो फिर उसमें ट्रेन को रोका जा सकता है नेक्स्ट स्टेशन पर, लेकिन यहाँ पर अगर ये लोग इंजन में ही टॉयलेट दे देंगे तो पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो फिलहाल वैसे कुछ इंजन में यहाँ पर टॉयलेट आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इतने दिनों से फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं था। एसी यहाँ पर आजकल नए इंजन में तो लगाए जा रहे हैं लेकिन पुराने इंजन में नहीं हुआ करते थे। तो चलिए एक लोको पायलट को यहाँ पर सहूलियत है कि भाई एयर कंडीशन इंजन उनको आजकल मिलने लग गए हैं, लेकिन टॉयलेट यहाँ पर और लगाना चाहिए रेलवे को। अभी हाल फिलहाल में ही पटियाला लोको शेड ने एक बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिक लोको बनाया है जिसमें कि यहाँ पर फ्रिज भी दिया है और साथ ही साथ टॉयलेट भी दिया है।
तो इस तरह के इंजन यहाँ पर अब लगातार लाने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पर लोको पायलट्स को थोड़ा बहुत सहूलियत हो सके। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको ट्रेन मैनेजर या फिर गार्ड की बात करूँ तो देखिए, मालगाड़ी में जो उनका ब्रेक वैन होता है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि भाई वो तो कितना ज़्यादा बेकार है। उसके अंदर तो कोई फैसिलिटी रहती ही नहीं है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे मेल एक्सप्रेस में गार्ड चलते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है। क्या क्या परेशानी है उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि भाई जो ट्रेन मैनेजर है वो आखिर कितनी परेशानी में यहाँ पर काम करते हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स होती है और कैसे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर मिसमैनेजमेंट का कारण बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान करती है गार्ड्स को। तो उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो ये तो मैंने आपको फिलहाल बेसिक यहाँ पर लोको पायलट और गार्ड्स के बारे में बता दिया, लेकिन ऐसा मत समझिए कि सारे स्टाफ यहाँ पर बहुत खुश हैं। भाई हर जगह यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी सबको रह ही रही है। वैसे सारी परेशानियों को तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन बेसिक जितनी नीड्स है उसको ही अगर पूरा कर देगी रेलवे तो वो भी बहुत बड़ा फायदा बन जाएगा यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पर मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अब मैं अगर आपको अगले पॉइंट के बारे में बताऊं तो देखिए, यहाँ पर जो मालगाड़ियाँ होती हैं तो आजकल बहुत सारी मालगाड़ियाँ बिना गार्ड के चलाई जा रही हैं। मतलब अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि उसमें गार्ड को रखा ही नहीं जाता, ट्रेन मैनेजर रहता ही नहीं है। बिना ट्रेन मैनेजर के आखिर वहाँ गाड़ियाँ चलाई जा रही है। वैसे उसके लिए एक डिवाइस लगाया गया है EOTT नाम का, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई जहां पर आज भी इंडियन रेलवेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि ट्रेन मैनेजर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके बिना यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो उतना स्मूथ नहीं हो पाता है। और रेलवे यहाँ पर उल्टा काम कर रही है। स्टाफ को कम करने के लिए यहाँ पर मालगाड़ियाँ में गार्ड ही नहीं दिया कर रही है। मेल एक्सप्रेस में तो सब में गार्ड रहते हैं, लेकिन मालगाड़ियों में ट्रेन मैनेजर रहते ही नहीं। अब क्या बोला जाए इसमें। इसके बाद मैं अगर आपको अगला पॉइंट बताऊं तो वो है कचरे का मिसमैनेजमेंट, या फिर कचरे का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। अब भाई जितनी भी यहाँ पर ट्रेन चल रही हैं तो उसमें इतने सारे लोग जाते हैं। अब देखिए, ट्रेन में डस्टबिन तो लगाए गए हैं, लेकिन वो डस्टबिन आप देखते होंगे कि आजकल बहुत जल्दी भर जाते हैं, जिस कारण से आजकल तो बहुत सारी गाड़ियों में जहाँ पर वेस्टिब्यूल रहता है वहाँ पर अलग से पन्नी लगा दी जाती है कि भाई वहाँ पर जितना भी आपका कचरा है तो उसमें डाल दिया करें। लेकिन वो कचरे का आखिर करते क्या है? क्या लगता है आपको कि वो अगले स्टेशन देते हैं या फिर उसको आखिरी तक संभाल के रखते हैं? तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आजकल बहुत सारे लगातार वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि जितना भी ये लोग कचरा साफ करते हैं सबका सब ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। और स्लीपर कोचेस में तो आप जानते ही हैं कि भाई डायरेक्टली लोग बाहर ही कचरा फेंका करते हैं, जिस कारण से आजकल जितनी भी रेलवे ट्रैक्स है उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो गंदगी की भरमार है, पूरा का पूरा कचरे का ढेर है। रेलवे स्टेशन के अगर आप बाहर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, जिस कारण से रेलवे ट्रैक्स एकदम गंदी हो रही है और एनवायरमेंट को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज को कचरे का मैनेजमेंट प्रॉपरली करना चाहिए। यहाँ पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि भाई यहाँ कचरे का मैनेजमेंट हो पाए। हर बड़े स्टेशन पर यहाँ पर डस्टबिन वगैरह होने चाहिए, और जितना भी यहाँ ट्रेन में कचरा आता है उसको लेके वहाँ पर उनको मैनेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ उल्टी रही है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और देखते हैं भारतीय रेल इस चीज़ पर कितना काम करती है। इसके बाद अभी भी साफ़ सफाई की यहाँ पर प्रॉब्लम रहती ही है ट्रेन में। अब देखिए, पुराने ज़माने से कंपेयर करें तो आज गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा साफ़ रहती है। स्टाफ भी उसका ठीक है, साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन तब भी कुछ कुछ गाड़ियाँ आज भी ऐसी है जहाँ पर बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं करी जाती और बहुत ज़्यादा गंदी गाड़ियाँ बनी रहती हैं। तो वहाँ पर इंडियन रेलवेज़ को साफ़ सफाई करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस चीज़ को भी मैनेज करने की यहाँ पर नीड है। फिर यहाँ पर हर कोच में जो अटेंडेंट होते थे उनको भी कम कर दिया जा रहा है। अब आजकल तो हर गाड़ी में 2 कोच में 1 अटेंडेंट रहता है, जिससे कि यात्रियों को कई बार अगर रात में आते हैं तो बेडरोल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसी धीरे धीरे बहुत सारे स्टाफ है जो लगातार कम करे जा रहे हैं, जिनकी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर उनको कम करती जा रही है इंडियन रेलवेज। तो इस चीज पर भी इनको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं अगर आपको अगला पॉइंट बताऊं तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे LHB कोचेस लगातार लाए जा रहे हैं, मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि भाई ये बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं, और लगभग 31,000 के ऊपर यहाँ पर LHB कोचेस ऑलरेडी बन चुके हैं, जिससे कि पुरानी ICF गाड़ियां लगातार बंद होते चले जा रही हैं। तो देखिए, अगर इन कोचेस में सेफ्टी ज्यादा है तो देखिए कुछ यहाँ नुकसान भी है। अब इसमें डिस्क ब्रेक्स लगे रहते हैं, जिस कारण से जब भी इस गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक्स लगते हैं तो उसमें चक्के ही घिस जाया करते हैं, घूम ही नहीं पाते, इतने तेज इसमें ब्रेक लगते हैं। और चक्के के घिसने के बाद आप जानते हैं कि भाई उसके बाद फिर गाड़ियाँ यहाँ चलेगी तो फ्लैट व्हील्स हो जाता है, तो ढक 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 करके आवाज़ आती है, तो जिस कारण से यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत आता है कोच के अंदर में। फिर यहाँ पर कपलिंग जो है, यहाँ पर कपलिंग थोड़ी इसकी अलग है, और बफर्स मतलब कि जो स्प्रिंग लगी रहती है कपलिंग्स के आजू बाजू, वो इसमें लगाए नहीं गए हैं, जिस कारण से जब भी ये गाड़ियाँ चलती है तो अगर थोड़ा भी गैप रह गया तो मान लीजिए बहुत झटका आया करता है। तो LHB कोचेस में काफ़ी झटके भी आते हैं। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए मैं अपना यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार इंडियन रेलवेज को बफर्स लगाकर भी टेस्ट करना चाहिए कोचेस को चलाने के लिए। मतलब कि नॉर्मल जो आजू बाजू बफर्स लगे रहते थे, यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी रहती थी बड़ी बड़ी, उनको फिर से एक बार यहाँ पर लगाना चाहिए LHB कोचेस में, और एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए कि भाई उसमें थोड़ा गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर गाड़ी कंफर्टेबल उसमें है तो फिर यहाँ पर सारे के सारे LHB कोचेस में भी बफर्स लगाने चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट मैं आपको बताऊँ तो देखिए, यहाँ पर जो लिवरी हुआ करती थी हर गाड़ी की अपनी अलग अलग, तो उसका यहाँ कोई मेल जोल रहा ही नहीं। सबसे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट यहाँ पर इंडियन रेलवेज का मैं यही मानता हूँ।
देखिए जितनी भी यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, तो राजधानी एक्सप्रेस अगर आप जानते होंगे तो भाई पहले उसकी अलग ही शान हुआ करती थी, उसको एकदम ऊंची नज़र से लोग देखा करते थे। लेकिन आज आप अगर देखेंगे तो राजधानी की कोई अलग पहचान ही नहीं है, ना ही उसकी कोई अलग लिवरी है, ना ही उसमें कोई अलग फैसिलिटी दी जा रही है, बस खाना एक्स्ट्रा मिल रहा है और बाकी टाइमिंग है। तो यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस को भी अपग्रेड करना चाहिए और थोड़ी अलग बनाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस थोड़ी अलग ही पहचान में आए। उसके बाद यहाँ पर जो दुरंतो एक्सप्रेस चलाई गई तो उसकी अलग लिवरी हुआ करती थी, लेकिन आज वो भी पूरी खत्म कर दी है। शताब्दी एक्सप्रेस भी अपने काफ़ी बुरे हाल में चल रही है। हमसफ़र एक्सप्रेस जो हमारी नई चली थी, तो वैसे तो अभी ये गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन अभी भी उसमें कोई फैसिलिटी उतनी रही नहीं जितनी पहले थी। और हमसफ़र के कोचेज़ नॉर्मल गाड़ी में भी फेंक दिया करते हैं ये लोग। गरीब रथ एक्सप्रेस का तो पूछिए ही मत, उसमें तो आज भी वही पुराने कोच चल रहे हैं, नए LHB कोचेज़ उसमें दिए ही नहीं गए। तो ये सारी जितनी भी प्रीमियम गाड़ियाँ थी पहले की, तो आज उनका बुरा हाल हुआ पड़ा है। और सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस एक ही यहाँ पर गाड़ी है जिसको कि यहाँ प्रायोरिटी दी जा रही है। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि प्रायोरिटी लेस होते चले जा रही है, उनमें अब कोई प्रायोरिटी बची ही नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस की बहुत दिनों से प्रायोरिटी है, उसको बढ़ाना चाहिए। दुरंतो एक्सप्रेस की अपनी अलग लिवरी होनी चाहिए, साथ ही साथ हमसफ़र एक्सप्रेस हो गई, अंत्योदय एक्सप्रेस हो गई, इन सब की अपनी अलग पहचान थी और उसको इंडियन रेलवेज को यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। और जितने भी हमारे नॉर्मल LHB कोचेज़ होते हैं उसमें अलग से यहाँ पर दूसरे कोचेज़ नहीं लगाने चाहिए या फिर दूसरे लिवरी के कोचेज़ नहीं लगाने चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी गाड़ियाँ एकदम यूनिफॉर्म दिखे चलने में। उसके बाद यहाँ पर जो पुराने ICF कोचेज़ हुआ करते थे, तो उनका अगर आप कलर देखेंगे पहले तो ब्लू और वाइट हुआ करता था। वो इंडियन रेलवेज का अभी तक का सबसे बेस्ट कलर स्कीम है, लेकिन अब उसको भी चेंज करके यहाँ पर येलो और रेड कर दिया गया है उत्कृष्ट कोच के नाम पे, जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा घटिया कलर लगता है भाई इंडियन रेलवेज में। इतने गंदे वो कोचेस हो जाते हैं कुछ दिनों बाद में ही कि क्या बताएंगे। जब वो पेंट होके आते हैं तब तो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही चलने में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाया करते हैं। और वहीं जो हमारे पुराने ब्लू और व्हाइट कॉम्बिनेशन में जो कोचेस रहा करते थे, उनकी एक अलग ही शान थी। आज भी लोग उन्हें याद किया करते हैं कि भाई कितने शानदार वो दिखा करते थे। और अब यहाँ पर लगातार उल्टा काम होते चले जा रहा है। फिर इसके बाद में अगर अगले पॉइंट के बारे में आपको बताऊँ तो देखिए, जब भी ट्रेन कोई खड़ी होती है हमारी रेलवे स्टेशन में, तो उसमें जब भी पानी भरा जाता है तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि भाई मैनुअली काम होता है, एक जन आता है और सारे कोचेज़ में लगा के जाता है पानी का। लेकिन भाई जैसे ही कोच में पानी भर जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पर देखते होंगे कि प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा पानी आता है, जो भी ओवरफ्लो होता है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आया करता है, जिस कारण से पानी यहाँ बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी होता है और प्लेटफॉर्म पे लोगों को चलने में परेशानी भी होती है। तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज को अब सिस्टम में थोड़ा सुधार करना चाहिए और जो पाइप्स लगे हैं तो उसमें सेंसर लगाना चाहिए, ऐसा कि भाई जब यहाँ पर पानी भरे और टंकी जैसी फुल हो जाए तो अपने आप यहाँ सेंसर को पता लग जाए और वो पानी बंद कर दे, जिसके बाद यहाँ पर पानी की वेस्टेज भी कम हो और प्लेटफॉर्म पर भी अलग से पानी ना गिरे। तो ये चीज़ यहाँ पर इंडियन रेलवेज को अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं है सारे के सारे रेलवे ट्रैक पर, जिससे कि बीच में बहुत सारे जानवर वगैरह आ जाया करते हैं। वैसे तो देखिए ये चीज़ को मैं उतना बड़ा नहीं मानता, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। भाई बाउंड्री अगर बनाएंगे रेलवे ट्रैक्स के आजू बाजू, और बाउंड्री बनाने के बाद भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बीच में जानवर नहीं आएंगे या लोग नहीं आएंगे, भले ही कम हो जाएगा लेकिन तब भी लोग या जानवर आते ही हैं। वैसे तो अब इंडियन रेलवेज लगातार बाउंड्री बना भी रही है हर जगह, लेकिन चलिए देखते हैं कि इस चीज़ पर कितना तेज़ काम होता है। फिलहाल अभी मुंबई अहमदाबाद के बीच में ही पूरी की पूरी बाउंड्री बन चुकी है, ऐसा अभी न्यूज़ आई थी, और हर जगह अभी आप देखेंगे कि भाई ऐसी बाउंड्री बनते चले जाएगी। उसके बाद में अगर आपको अगले पॉइंट के बारे में बताऊं तो ये देखिए, ये भी काफ़ी बड़ा पॉइंट है और ये है सिक्योरिटी के ऊपर। आज भी इंडियन रेलवेज उतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है। भाई पहले अगर देखा जाए तो पहले के ज़माने से आज थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पर, RPF वगैरह थोड़ी मुस्तैद रहती है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इंडियन रेलवेज यहाँ पर सिक्योर नहीं है। अभी भी बहुत सारी चोरी चकारी लगातार होती ही रहती है, और एक बार जो इंडियन रेलवेज में सामान चोरी हो गया तो ये मान लीजिए उसके बाद दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं। बहुत मुश्किल से रेयरली केसेस ऐसे होते हैं जब पुलिस वहाँ पर आपका सामान वापस ढूंढ के दे देगी, वरना ज़्यादातर केस यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई एक बार अगर आपका सामान चोरी हो गया तो आपने FIR लिखवा दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर कोई उसकी खबर नहीं मिलेगी और आखिरी तक वो सामान आपका नहीं मिलेगा आपको वापस। मतलब एक बार जो चोरी हो गया तो चोरी हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर इंडियन रेलवेज को ठीक करनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा थोड़ा अच्छा करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर चोरी डकैती एक्सेट्रा रुक जाए ट्रेन में। उसके बाद अगर अगले पॉइंट के बारे में बात करूं मैं तो देखिए, रेलवे स्टेशन में जितने भी स्टॉल्स रहते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे कि भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी रहती है और वो लोग ढंग की भी नहीं दिया करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए और नॉर्मल रेट रखने चाहिए। भाई स्टेशन में अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो ज़्यादा हम पैसा क्यों दें। भले ही मैं मानता हूँ कि भाई एयरपोर्ट वगैरह पे आप जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन इंडियन रेलवेज भाई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये सारी पब्लिक की प्रॉपर्टी है, तो इसमें ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पर सुधार थोड़ा करना चाहिए इंडियन रेलवेज को। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ ही मैं अगला पॉइंट लाता हूँ खाने के ऊपर। तो देखिए, आज भी खाना जो है इसके ऊपर बहुत सुधार की ज़रूरत है पूरे के पूरे इंडियन रेलवेज में। बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी है जहाँ पर खाना आपको प्रॉपर अच्छा नहीं मिल रहा है, ऊपर से रेट भी वो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं पेंट्री कार वाले, और जिन गाड़ियों में पेंट्री कोच है ही नहीं उसमें तो आप पूछे ही मत, बहुत ज़्यादा धांधली होती है। अब देखिए, यहाँ पर 80 रुपये प्लेट वाला खाना जो है, इस पर आपने बहुत लड़ाई देखी होगी, क्योंकि भाई 80 रुपये में किसी भी पेंट्री कार वालों को पुराता नहीं है, और IRCTC के रेट्स के हिसाब से 80 रुपये में उनको खाना बेचना चाहिए, लेकिन वो लोग बेचते हैं 120-130 में। फिर लोग यहाँ पर बिल मांगा करते हैं और वहाँ पे झगड़े होते हैं, जैसा कि आप आजकल ब्लॉग्स
उसमें देखते ही होंगे। तो अब IRCTC को इस चीज़ को ठीक करना चाहिए, ऊपर से ही भाई यहाँ पर रेट्स रिवाइज करने चाहिए। अगर भाई पेंट्री कार वालों को नहीं पुरा रहा है इतने कम में, तो देखिए उनको नॉर्मल थाली का रेट थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए। और बाकी अगर आप सोचिए कि सस्ती वाली थाली होनी चाहिए, तो उनको वो भी रखना चाहिए कि भाई जिनको 80 रुपये वाली थाली चाहिए तो वो 80 रुपये वाली थाली ले लें, और जिनको थोड़ी महंगे और अच्छा खाना चाहिए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करें और 120-130 रुपये तक के थाली यहाँ पर खरीदे। तो यहाँ पर IRCTC को ही ऊपर से रेट्स रिवाइज कर देना चाहिए, और यहाँ पर एक रेट कार्ड भी सबके पास होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर सारे के सारे पैसेंजर को प्रॉपर प्राइस पता लग पाए कि हाँ भाई वो चीज़ कितने की ले रहे हैं। उसके बाद में अगर आपको अगले पॉइंट के बारे में बताऊं, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे स्लीपर कोचेस हुआ करते हैं उनको लगातार यहाँ रेलवे घटाते जा रही है और AC कोचेस को बढ़ा रही है। देखिए एक तरह से देखा जाए तो ये लोग आदत डलवा रहे हैं लोगों को ऊपर की क्लास में सफ़र करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज भी स्लीपर को प्रीफर करते थे। लेकिन सरकार को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई सारे लोग इतने अमीर नहीं हैं, आज भी देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, और जितने भी लोग ऐसे हैं जो जनरल कोचेस में यात्रा करते हैं या फिर स्लीपर कोचेस में यात्रा करते हैं, तो अचानक से वो AC कोचेस में नहीं जाने लग जाएंगे। तो उनके लिए आज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ को ठीक करना चाहिए चीज़ें। अगर आपको जनरल कोचेस की इतनी प्रॉब्लम है तो आप अलग से जनरल कोचेस की गाड़ी भी चला सकते हैं। वैसे मेरी ये एडवाइस थी, लेकिन आगे देखिए इंडियन रेलवेज़ क्या करती है, मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे फाटक हुआ करते थे, तो यहाँ पर फाटक को लगातार ख़त्म करके अंडर पासेस बनाए जा रहे हैं। ऐसा हर जोन में तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जोन में मैंने ऐसा देखा है कि भाई जो हमारे फाटक हुआ करते थे या फिर लेवल क्रॉसिंग थी, उनको यहाँ पर बंद करके नीचे से अंडर पास निकाल दिया करते हैं। अब देखिए इससे ये चीज़ तो अच्छी हो गई कि यहाँ पर फाटक वाला झंझट ही खत्म हो गया, लेकिन अंडर पासेस यहाँ पर बहुत बेवकूफ़ों की तरह बनाए जा रहे हैं। अब देखिए जब भी यहाँ पर बारिश आएगी तो आप ये तो जानते हैं कि भाई नीचे में पानी भरेगा ही भरेगा, और जब वहाँ पर पानी भरेगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक का आवागमन कैसे होगा। तो यहाँ पर हर साल ये लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर बारिश का मौसम शुरू होता है तो वहाँ पर पानी निकालने के लिए अलग से ठेका दिया जाता है, और वहाँ पर पंप लगाए जाते हैं बड़े बड़े, जो कि पानी यहाँ पर निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो ये मुझे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है कि भाई अगर आप अच्छे से अंडरपास बना रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा आप क्यों ही कर रहे हैं। जब मालूम है कि हर साल यहाँ पर प्रॉब्लम आने ही वाली है पानी की, तो उससे अच्छा वैसा ना ही बनाएं और ऊपर से ब्रिज बना दिया करें। मानता हूँ मैं कि ब्रिज में पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन वो चीज़ तब भी थोड़ा ज़्यादा ठीक है ना। अब आप ऐसा बेवकूफ़ों की तरह अंडर पासेस बनाएंगे, उससे तो अच्छा ही है यहाँ पर कि आप ब्रिज बना दें एक ही बार। हर साल जितना आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर पानी निकालने के लिए खर्च करेंगे पैसा, उससे तो बढ़िया एक ही है कि एक बार ब्रिज बनाकर छोड़ दो, सबसे बढ़िया यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं, इनको लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए ऑटोमेटिक सिग्नल के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सिग्नल्स का ऐसा नहीं है कि इनका फ़ायदा नहीं है, इनका फ़ायदा है, बहुत जगह पर इनका फ़ायदा है। लेकिन अगर इतने ज़्यादा लेवल पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होने लग जाए हर जगह, तो फिर यहाँ पर रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक सिग्नल्स में एक के पीछे कई सारी गाड़ियाँ घुसते चले जाती हैं। रेड सिग्नल पर यहाँ पर रुकना नहीं पड़ता, और मान लीजिए अगर कोई बीच में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन पहुँचाई नहीं जा सकती वहाँ पर। और वहीं पहले एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में 2 स्टेशन के बीच में एक गाड़ी जाया करती थी, तो वो चीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सेफ्टी के हिसाब से अच्छी ही थी। ऑटोमेटिक सिग्नल्स में गाड़ियों का संचालन तो ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर तब भी उतना वो सेफ नहीं है। सेफ्टी के मामले में हमारा पुराना सिस्टम ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये यहाँ पर मैं आपको डेवलपमेंट के भी कुछ नुकसान बता रहा हूँ। अब मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो आप ये भी जान लीजिए कि भाई जितनी भी नई रेलवे लाइंस बना रहे हैं या फिर जितनी भी नई टनल्स एक्सेप्टरा बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। और पेड़ का काटना यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान है। हज़ारों पेड़ एक साथ काट दिए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। वैसे तो डेवलपमेंट में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से इसका एक साइड इफेक्ट भी है एनवायरनमेंट को। इसके बाद यहाँ पर कई सारी लाइंस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भाई डबलिंग करी जा रही है, ट्रिपलिंग करी जा रही है, क्वाड्रिपलिंग करी जा रही है। तो अब जहाँ पर भी 2 लाइन से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर लोको पायलट्स के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स में कन्फ्यूज़न होने लग जाता है। 2 सिग्नल अगर दिख रहे हैं तो वो वाला कौन सी लाइन का है और हमारा कौन सी लाइन का है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लग जाता है लोको पायलट्स को, जिस कारण से यहाँ पर हादसे बढ़ सकते हैं। तो जहाँ पर भी 3rd लाइन और 4th लाइन बनाई जा रही है अलग से, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भाई लोको पायलट्स की भी परेशानियाँ लगातार बढ़ते चले जाती हैं, और उनको लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छे से लेनी पड़ती है सेक्शन की, वरना यहाँ पर कभी भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। बाकी मैंने आज ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने की कोशिश किया, जो कि आज बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि भाई इंडियन रेलवे में जो चीज़ आज नहीं हुई है, अब इसमें आप ज़्यादातर ये चीज़ देखेंगे कि भाई रनिंग में जो आज चीज़ें चल रही है तो वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। बाकी ऊपर से डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको सरकार के बारे में बता दिया कि भाई किस तरह से यहाँ पर रेलवे मॉडिफाई हुई है, या फिर किस तरह से यहाँ पर चेंजेस आए हैं इंडियन रेलवेज़ में। बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई है, बहुत सी चीज़ें आज और ज़्यादा ख़राब भी हो गई हैं। तो दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। पहले वाली वीडियो में आपने अच्छाई समझी होगी, आज की वीडियो में आपने बुराई भी समझ ली। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो अभी भी आपको लगती है कि मैंने यहाँ पर वीडियो में नहीं बताई है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे कि और लोग यहाँ पर जान पाएंगे कि भाई और भी क्या प्रॉब्लम्स है। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।